दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने 10 पॉइंट बनाए। उसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहला पॉइंट बनाया मैंने टू पार्टीज, देन सेकेंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, then the capacity of parties, then lawful consideration, lawful object, free consent, agreement not expressly declare void, certainty of meaning, possibility of performance, legal formalities must be completed। तो ये 10 पॉइंट है जो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बोल सकते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखेंगे कि 1 बाय 1 का एक्सप्लेनेशन हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। पूरे हम लोग 10 के 10 पॉइंट हम लोग इलाबरेट करेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए कि इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए कौन से एलिमेंट ज़रूरी है। तो देखते हैं आज के वीडियो में ये 10 जो भी मैंने पॉइंट्स बनाए वो आज के वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाता है टू पार्टीज। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टू पार्टीज में से एक मैंने किया है, ये हो गया ऑफर, और दूसरा है एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे टू पार्टीज मतलब एक कोई ना कोई तो होना चाहिए जो ऑफर देने वाला हो, और दूसरा कोई ना कोई होना चाहिए वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेने वाला। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, वन मेकिंग द ऑफर एंड द अदर एक्सेप्टिंग इट। तो यहाँ पे जो ऑफर करता है उसको हम लोग ऑफरर बोलते हैं, और जो एक्सेप्टेंस लेता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफरी। ऑफरर एंड ऑफरी, ये आप लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं टू पार्टीज़, क्योंकि लॉ में कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक पार्टी कभी भी खुद को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, खुद को ऑफर नहीं दे सकती, खुद को एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती। इसीलिए हमको टू पार्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इट मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट। कोई भी ऑफर आपको दिया गया है तो वो क्लियर कट होना चाहिए, उसमें जो भी मीनिंग है वो आपको इमीजिएट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं इट मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ए सेज टू बी आई वॉन्ट टू सेल माई कार। यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, आई वॉन्ट टू सेल माई कार। तो यहाँ पे कार उसको सेल करनी है, बट विच कार। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कार को कौन सी कार उसको देनी है, चाहे वो होंडा शाइन हो, क्रेटा हो, फरारी हो या ऑडी हो, कौन सी कार उसको बेचनी है यहाँ पे क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर दिया जाए, जब भी ऑफर दिया जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट होना चाहिए। इसीलिए सामने वाले जो भी एक्सेप्टेंस लेने वाले हैं उनको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि देयर मस्ट बी टू पार्टीज़। यहाँ पे टू पार्टीज़ होना बहुत, एक ऑफर देने वाला और दूसरा एक्सेप्टेंस देने वाला। ये पहला एलिमेंट हमने क्लियर कर लिया। अभी दूसरा एलिमेंट हम लोग देखते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमको लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ, X invited Y to a dinner, Y accepted the invitation, it is a social agreement। यहाँ पे if X failed to serve dinner, यहाँ पे डिनर के लिए उनको बुलाया गया है, X ने इनवाइट किया है Y को कि आप मेरे घर डिनर पे आ जाओ। अगर X failed to serve dinner to Y, Y cannot go to the courts of law for enforcing the agreement। यहाँ पे similarly if Y failed to attend the dinner, X cannot go to the court of law for enforcing the agreement। यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन है उसमें पढ़ा था कि इन्फॉर्सेबल इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के लिए आपके यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक्स ने इनवाइट किया है वाई को, तो वाई अगर फेल होता है तो वाई कैनॉट सू। एक्स अगर फेल होता है तो एक्स इज अल्सो नॉट
cannot sue because of it is a social agreement. यहाँ पे social agreement enforce नहीं होता। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ पे इंटेंशन, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2 केस लॉज है, जो मैंने केस लॉज भी दिए हैं, जब आपको टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं। या फिर रोजन फ्रैंक जो कंपनी है उसके बारे में लिखा है, वो 1925 के। यहाँ पे बल्फर वर्सेस बल्फर 1919, ये बहुत ही फेमस केस है। तो यू कैन गो थ्रू दिस केस की कहाँ पे इंटेंशन क्रिएट होता है लीगल रिलेशनशिप का और कहाँ पे नहीं होता। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेकेंड एलिमेंट होता है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, वहाँ पे क्रिएट होना, तब भी आप वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हो। ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट। हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। ये तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। यहाँ पे सेक्शन 10 में दिया गया है। सेक्शन 10 इज से द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट इसमें दिया गया है, सेक्शन 10 कहता है। बट कौन कॉम्पिटेंट है और कौन कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ये किससे पता चलेगा? तो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ। हर एक व्यक्ति, हर एक एवरी पर्सन, जो कोई भी पर्सन हो, हर एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ दे। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? यहाँ पे है एज ऑफ मेजॉरिटी। एज ऑफ मेजॉरिटी ये हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी एक्ट में वो डिफाइन किया गया, जनरल एक्ट में भी डिफाइन किया गया है। मतलब किसी ने भी 18 प्लस कंप्लीट कर लिया है तो वो एज ऑफ मेजॉरिटी में बिलोंग करता है। तो वो व्यक्ति एज ऑफ मेजॉरिटी में आता है तो वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। साउंड माइंड होना ज़रूरी है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका माइंड साउंड होना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका इफेक्ट क्या होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये सब साउंड माइंड होना चाहिए। उस साउंड माइंड से वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एंड हु इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। अगर आप कोई भी लॉ से उनको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया है तो दैट पर्सन इज क्वालिफाइड टू मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये 3 पॉइंट देखे, एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड हु इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। तो ये हमने देखा है। तो ये पर्सन हो गए कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन से पर्सन देयर फॉर अदर वेज, यहाँ पे कौन से इनकॉम्पिटेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन इनकॉम्पिटेंट है? तो ये फॉलोइंग पर्सन है कि यहाँ पे वो इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फर्स्ट इज माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा है, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो भी पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकॉम्पिटेंट है, बिकॉज उसको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इम्पैक्ट इज देयर, इफेक्ट क्या होगा, कौन सा एग्रीमेंट करना है, कैसे क्या करना। इसीलिए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट कॉम्पिटेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे दिया गया है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो भी डिस्क्वालिफाइड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने से, या कोई भी एक्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है फॉर दी एनी सब्जेक्ट, तो वो पर्सन भी इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दैट पर्सन इज इनकॉम्पिटेंट टू दी मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम लोग देखते लेते हैं रिलेवेंट केस। ये केस इतना ज़रूरी है, कभी भी टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ना। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक बार पढ़ लोगे तो ये केस आपको समझ में आ जाएगा कि माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या इम्पैक्ट होता है। तो कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कौन कैपेबल है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड कौन पर्सन थे जो इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये हमने देखा थर्ड एलिमेंट में। भी फोर्थ एलिमेंट आ जाता है आपका लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन में हम लोग देख सकते हैं कंसिडरेशन इज नथिंग बट समथिंग इन रिटर्न। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि समथिंग इन रिटर्न जो भी होगा वो लॉफुल कंसिडरेशन है। लॉफुल कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज
यहाँ पे कंसिडरेशन वैलिड कब होगा, जहाँ पे ये पॉइंट्स नहीं आएंगे। नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, जब इफ लॉ ने मना कर दिया है तो ये फॉरबिडन कर दिया है तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाए। नॉट फॉर फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंट किसी को फंसाने के लिए कंसिडरेशन दिया जाता होगा, किसी को फंसाने के लिए कंसिडरेशन बनाया जाता होगा, तो ये भी अनलॉफुल कंसिडरेशन में आ जाता है। डज नॉट इन्वॉल्व इंजुरी टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी, आपका कंसिडरेशन कभी भी किसी पर्सन की इंजुरी के लिए नहीं होना चाहिए, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है डज नॉट इन्वॉल्व इंजुरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी, नहीं होना चाहिए। ये सब पॉइंट छोड़ के जो भी कंसिडरेशन होगा वो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, लॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन का हम लोग देख लेते हैं। A agrees to sell his car to B for rupees 1 lakh. Here B is promised to pay 1 lakh. यहाँ पे A ने एग्री किया है कि I wanted to sell my car. उन कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। A agrees to sell car, A ने जब सेल की कार तो कार बी के लिए कंसिडरेशन है और ए के लिए कंसिडरेशन है 1 लाख रुपीज़। तो हियर हम लोग देख सकते हैं प्रॉमिस टू पे रुपीज़ 1 लाख इज द कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस टू सेल द कार एंड एज प्रॉमिस टू सेल द कार इज द कंसिडरेशन फॉर बीज प्रॉमिस टू पे 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए के लिए 1 लाख रुपीज़, ए के लिए 1 लाख रुपीज़ कंसिडरेशन है, बी के लिए ए की जो कार है उसने सेल की है वो उसके लिए कंसिडरेशन है। तो इसमें दोनों किसी का भी नुकसान नहीं है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कार दे रहा है, दूसरा पर्सन पहले पर्सन को 1 लाख रुपीज़ दे रहा है। ये हो गया लॉफुल कंसिडरेशन। तो हम लोग जान सकते हैं कि ये लॉफुल कंसिडरेशन है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, फ्री कंसेंट। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कौन सा भी कॉन्ट्रैक्ट आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता तो उसमें फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। जोर ज़बरदस्ती की हुई, धमकाई हुई वो कंसेंट नहीं मानी जाती। यहाँ पे कंसेंट हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे नॉट ओनली द कंसेंट बट फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। Further Contract Act requires not only consent but free consent. According to Section 14, consent is said to be free when it is not caused by. फॉलोइंग जो भी पॉइंट्स है उसके द्वारा अगर नहीं ली गई है कंसेंट तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाए। यहाँ पे कोर्शन है, किसी को धमका के ले रहे हैं आप। यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, आपके पावर और पोजीशन का आप गलत इस्तेमाल करके एक कंसेंट ले रहे हो तो वो फ्री कंसेंट नहीं होती। फ्रॉड करके, किसी को फ्रॉड करके आप कंसेंट ले रहे हो वो कंसेंट भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाता। मिस रिप्रेजेंटेशन, आप किसी के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप किसी को मिस रिप्रेजेंटेशन करके कंसेंट ले रहे हैं तो वो कंसेंट भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाए। यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ लास्ट वन, अगर आप मिस्टेक से कोई भी कंसेंट लेते हो वो भी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाए। अगर आप फ्री कंसेंट से दोगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो कंसेंट माने जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप जब कंसेंट लेते हो तो उसमें कोहर्शन नहीं होना चाहिए, अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉइंट उसमें नहीं इन्वॉल्व, अगर ये एक्ट उसमें नहीं इन्वॉल्व है तो वो कंसेंट मानी जाएंगी फ्री कंसेंट। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फ्री कंसेंट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5th पॉइंट, 6 पॉइंट पहले कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं कि 5th पॉइंट जो रह गया था मेरे से तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कभी भी आप कौन सा भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो वहाँ पे इलीगल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी लॉफुल ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट कब होगा, जो फॉलोइंग चीज़ें नहीं होंगी तो लॉफुल ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे इट इज़ अ फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय नहीं होना चाहिए। ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी
लॉ, कोई भी लॉ को डिफीट कर रहा होगा तो वो नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्व्स एन इंजुरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर, किसी के भी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजुरी नहीं होना चाहिए। द कोर्ट रिगार्ड इट इज़ इमोरल और अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी, अगर कोर्ट को लगता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो इमोरल है और अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी, जो भी पब्लिक पॉलिसीज बनाया जाती है उसको अपोज कर रही है, तो ये उसमें ये सब पॉइंट्स हो गए तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होता। लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स एक्सेप्ट दिस पॉइंट, एक्सेप्ट दिस पॉइंट जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो लीगल और लॉफुल माना जाएगा। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस 7 पॉइंट। यहाँ पे अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, अगर आपने अग्रीमेंट किया है और वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट नहीं बन सकता, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, अग्रीमेंट बाय अ माइनर पर्सन अनसाउंड माइंड, आपने अगर इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने अगर अनसाउंड माइंड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने अगर माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड है, ये अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये शुरू से ही वॉइड है तो वो वैलिड में कभी नहीं माना जाएगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर बनाने वाली हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल, मेरा नेक्स्ट जो भी सेक्शन रहेगा उसमें मैं क्लियर कर दूंगी कि किसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 24 to 30 ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप करोगे वो सब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में मोड़े जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, अगर वॉइड है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, कभी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। लास्ट एंड बेस्ट पॉइंट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबल परफॉर्मेंस, लीगल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कंप्लीटेड, यहाँ पे जो भी मीनिंग होगा वो सर्टन होना चाहिए, अनसर्टन नहीं हो। हमने कार का जो एग्जांपल देखा वो उसमें आ जाएगा। और देन पॉसिबल परफॉर्मेंस, यहाँ पे पॉसिबल परफॉर्मेंस में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, किसी की डेथ हो गई है और मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ कि मैं जो भी मरा हुआ है उसको मैं जिंदा करके दिखाऊंगी, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मरा हुआ इंसान कभी भी जिंदा नहीं हो सकता, ये तो आपको भी पता है मुझे भी पता है। इसीलिए पॉसिबल परफॉर्मेंस वाले ही कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। तो इसीलिए इम्पॉसिबल चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती, लीगल पॉइंट में नहीं आती। यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ मस्ट बी कंप्लीटेड। लीगल फॉर्मेलिटीज़ मतलब आप जब एग्रीमेंट बनाते हो, आप जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, सिग्नेचर लेना पड़ता है, जो भी फॉर्मेलिटी, लीगल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कंप्लीट, मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज कोर्ट की होती है वो आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने बहुत अच्छे से पूरे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। टू पार्टीज हमने देख